आज हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारे में पढ़ने के लिए आपको एक इजी एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में कुछ रूल रेगुलेशन होता है और उस रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही जिस फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो उस फैमिली का भी कुछ पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन रहता है और वो रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही सेम कंडीशन एक कंट्री के लिए भी होता है। जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री का कुछ रूल रेगुलेशन होता है और उस रूल रेगुलेशन को इंडिविजुअली ईच पीपल को फॉलो करना पड़ता है। तो एक कंट्री में जो रूल रेगुलेशन होता है उस रूल रेगुलेशन का जब रिटन फॉर्म में हम लोग को मिलता है उसी को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर जाना जाता है, मतलब संविधान के नाम पर जाना जाता है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन ओरिजिन हो रहा है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्यों होता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिविजुअली फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम लोग को बताया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मेजोरिटी और माइनॉरिटी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। जिस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होता है उसको हम लोग मेजोरिटी के नाम पर जानते हैं और जिस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं उसको माइनॉरिटी ग्रुप में जानते हैं। कभी कभी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन ओरिजिन हो सकता है, जैसे मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तो इस कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए इंडिविजुअली फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सेकंड थिंग्स, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए। हम लोगों को बताया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। ये डाइवर्सिटी लैंग्वेज, डांस एंड अदर काइंड्स ऑफ सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड के ऊपर ओरिजिन हो सकता है। इस डाइवर्सिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन ओरिजिन होता है, मतलब अपर क्लास लोअर क्लास ग्रुप ऑफ पीपल ओरिजिन होता है। इस डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत होता है। जिस सभा में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया था उसी सभा को कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के नाम पर जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के लिए फर्स्ट डिमांड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये 1934 में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली को संविधान सभा के नाम पर जाना जाता है क्योंकि इसी सभा में कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन किया गया था। फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली मतलब संविधान सभा आयोजित हुआ था उसमें टोटल 299 मेंबर थे। आप तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुने हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के फॉर्म में जाना जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मसौदा था, जो ड्राफ्ट था, जो नक्शा था, वो नक्शा कौन बनाए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। अब चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा गया था वो था हिंदी एंड इंग्लिश। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लाइब्रेरी में रखा गया है। जो पर्सन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखे थे वो थे प्रेम बिहारी। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगली एनफोर्स्ड हुआ था, लीगली काम में आया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स था। हम लोग नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन का 1990 और 2007 का कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में बात कर रहे हैं। 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो था वो था मोनार्ची सिस्टम, मतलब उसमें नेपाल में किंग का पावर सबसे हाईएस्ट था और किंग का जो डिसीजन था वो पब्लिक के लिए भी फाइनल डिसीजन था, मतलब उसमें मोनार्ची सिस्टम चल रहा था। लेकिन 2007 में नेपाल में डेमोक्रेटिक सिस्टम पहुंच गया था। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पीपल के पास ऑल काइंड्स ऑफ पावर ट्रांसफ़र हो गया था। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पीपल उसका रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट कर पाया था। ये था 2007 एंड 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल का फॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का 4 पिलर के बारे में या 4 स्तंभ के बारे में, मतलब 4 की फीचर के बारे में। नंबर 1 फेडरलिज्म, नंबर 2 सेपरेशन ऑफ पावर्स, नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स एंड नंबर 4 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम लोग फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। किसी भी कंट्री का यूनिटी को मेंटेन करने के लिए पावर को डिवाइड करना बहुत जरूरी रहता है। एक कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर प्रोवाइड किया जाता है, ऑन द अनदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर रहता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स रहता है किस टाइप का गवर्नमेंट के पास किस टाइप का पावर रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल को देखते हैं।
जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी भी टाइप का डिस्प्यूट कंडीशन ओरिजिन होगा तो इस डिस्प्यूट कंडीशन को मेंटेनेंस करने के लिए फुल पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर आपके स्टेट में एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत डिक्रीज हो जाएगा तो उसमें इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसे ही कुछ पावर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में मेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। इसी सिस्टम को हम लोग फेडरलिज्म सिस्टम के नाम पर जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन के बीच में पावर को सेपरेट किया जाता है। ये 3 ऑर्गन होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो बॉडी होता है जो मेकिंग ऑफ लॉ के हिसाब से काम करता है, मतलब जिस रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लॉ मेकिंग करते हैं उन्हीं को हम लोग लेजिस्लेटिव मेंबर बोलते हैं। ऑन द अनदर हैंड एग्जीक्यूटिव, जो लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेटिव के थ्रू, उसको कार्यकारी करने के लिए वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। ऑन द अनदर हैंड जो लॉ बनाया जाता है वो लॉ ठीक है क्या नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए है क्या नहीं, उसको रिव्यू करने के लिए जो बॉडी होता है उसको हम लोग जुडिशरी के नाम पर जानते हैं। इसी को सेपरेशन ऑफ पावर के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करें। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। द 6 राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइडेंस टू द इंडियन सिटीजन्स, मतलब 6 राइट्स आपको हर टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए लगा है, जो इसी को हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम पर जानते हैं। चलिए इस 6 राइट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, जो 14 to 18 नंबर आर्टिकल। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24। राइट to freedom of religion, article number 25 to 28, culture and educational rights 29 to 30, and the constitutional limit is 32 to 35। राइट टू इक्वलिटी में ये बताया जाता है आपको हर चीज़ में इक्वलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब आप किसी भी टाइप का जेंडर, कास्ट, रिलीजियन, रेस, किसी भी बेस के ऊपर आप किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। सेकंड राइट टू फ्रीडम, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो और डेमोक्रेटिक कंट्री में आप किसी भी टाइप का कल्चर को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आपको इंडिविजुअली ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम मिल सकता है। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये बताया जाता है 14 एज से नीचे एज वाले किसी चाइल्ड को आप किसी काम पे यूज नहीं कर सकते हो। ऑन द अनदर हैंड किसी को लेबर के लिए आप फोर्स भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मतलब आप किसी भी रिलीजियन को आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपका फ्रीडम है। नेक्स्ट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आप इस कंट्री का अगर सिटीजन हो तो आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आप एजुकेशन ले सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स प्रेजेंट करता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मतलब आपको अगर ये महसूस होता है आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, आपका जो मौलिक अधिकारों है वो कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप इसके लिए अदालत का मदद ले सकते हो, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए, इस टाइप का वीडियो आपको फिर से मिलते रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का और एक इम्पोर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म और गवर्नमेंट। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम लोकसभा एंड राज्यसभा का कॉम्बिनेशन है। कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के सहमति से वो बिल एक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।